अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जारी करदा अंग्रेज़ी मज़मून का क्वेश्चन बैंक हल करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, तालीमी नुकसान बहुत हुआ है। इस वजह से हुकूमत महाराष्ट्र ने हर मज़मून का क्वेश्चन बैंक जारी किया है और इस क्वेश्चन बैंक के ज़रिए से वो प्रैक्टिस ले रहे हैं ताकि बच्चों में खौफ हिरास कम हो एग्ज़ामिनेशन के ताल्लुक से। ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल के लिए हम हुकूमत महाराष्ट्र का अपने समीम कल्ब के साथ खैर मकदम करते हैं। और स्पेशली आज हम तो इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक हल करने जा रहे हैं जो 50 पेजेस पर मबनी है और पहले वीडियो में मैंने 6 पेजेस पर मबनी क्वेश्चन बैंक हल करके दे रहा हूँ आपको। उम्मीद है आप इसको कारामद बनाएंगे और इससे पूरा इस्तेफादा हासिल करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी तालिब इल्म ईमानदारी से इस क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लेगा उसको अंग्रेज़ी मजमून में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए इसको ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने मसाइल को हल कीजिए। मैंने भी बहुत आसान तरीके से इसको पेश किया हूँ और अगर आप इसको ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे और इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, स्पेशली कमेंट करेंगे तो मुझे भी अपने काम के लिए हौसला अफजाई मिलेगी और मुझे भी जिला मिलेंगे कि मैं आगे और पूरा के पूरा क्वेश्चन बैंक हल करने की कोशिश करूं। तो मैं देखूंगा कि किस तरह का मुझे रिस्पांस मिलता है। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक यकीनन हल करके दूंगा आपको और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसको कारामद बनाएंगे, मेरी मेहनत को भी चीज़ करेंगे और मैं भी वादा करता हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन बैंक हल करके दूंगा। और ये हल करने के बाद आप इसको फतेह ग्रुप में पोस्ट कीजिए। इस ज़माने में अगर आपको किसी किस्म का मसला दरपेश आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फतेह ग्रुप में मुझसे पूछिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन बैंक हल करने की तरफ, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना बीमारी की वजह से तलबा का काफ़ी नुकसान हुआ है और उसी नुकसान की भरपाई के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन बैंक पेश किया है जिसके ज़रिए से बच्चों को प्रैक्टिस दिलवाई जा सके और बच्चे एग्ज़ाम आसानी से दे सकें। ये क्वेश्चन बैंक इंग्लिश की है 12वीं क्लास के लिए। इसके ज़रिए से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप आसानी से पेपर दे पाएंगे। तो पहले सीन पैसेज आएगा जो 12 मार्क के लिए पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हूँ कि पेपर किस तरह आएगा। अभी ये क्वेश्चन बैंक हम हल कर रहे हैं। इसमें 3 पैराग्राफ मुकम्मल तौर से आपको हल करा के दे रहा हूँ। जब भी पैराग्राफ पूछा जाता है तो उस पैराग्राफ को आपको गौर से पढ़ना है, इनकलकेट करना है उसको और गौर से पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है। फिर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर पैसेज को पढ़ना है और हमारे जहन में वो सवालात रहते हैं और उसके जवाबात हम पैसेज में फाइंड आउट करते चले जाते हैं। तो इस पैसेज को भी आप गौर से पढ़िए और गौर से पढ़ने के बाद मैं आपको हल करा के दे रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश भी कीजिए। मैं अगर ये पैराग्राफ पढ़ूँ तो टाइम वक्त काफ़ी लग जाएगा, इसलिए इसको आगे करते हैं और सवालात हल करने की तरफ चलते हैं। तो ये पहले सबक पर मबनी है पहला पैराग्राफ और क्वेश्चन 1 में आपको कहा जाएगा, पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, ऑर्डर डिसऑर्डर एक्सेट्रा। तो इसके अंदर ट्रू और फॉल्स दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ हिज बिजनेस इन क्वाइट प्रोफेशनल वे। एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस की तैयारी बहुत अच्छी तरह किया करता था। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, वो अपने बिजनेस की तैयारी बहुत अच्छी किया करता था। दूसरा पॉइंट है द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हार्डली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स। एस्ट्रोलॉजर का जो फिजिकल अपीयरेंस था वो
ग्राहकों पर गहरा असर मुश्किल से डालता था। ये गलत है, उसका असर तो बहुत पड़ता था, इसलिए ग्राहक उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे उसके अपीयरेंस की वजह से। तो ये फॉल्स है। द प्लेस वॉज बिजी विथ अ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। वो जगह जहाँ वो बैठा करता था बहुत ज़्यादा बिजी जगह थी और वहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के पेशे से वाबस्ता लोग बैठा करते थे। ये भी ट्रू है। द एस्ट्रोलॉजर्स स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस लाइज इन हिज स्किल्स। एस्ट्रोलॉजर जो नजूमी जो होते हैं वो तो अपनी महारत पर ही डिपेंड करते हैं। अगर माहिर नहीं होते हैं तो उनका धंधा ही नहीं चलता है। तो उसकी जो स्टाइल है बिजनेस को हैंडल करने की वो उनकी खूबियों में छुपी होती है। तो ये भी ट्रू है। तो इस तरह से पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू और चौथा ट्रू। एक फॉल्स और 3 ट्रू है। ये समझने के बाद हम A2 ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। ऐसा पैसेज तो टोटल 12 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो ये हम दूसरा कर रहे हैं। कंप्लीट द वेब एक्टिविटीज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजर। अब जो एस्ट्रोलॉजर एक्टिविटी अंजाम दिया करता था वो कौन कौन सी एक्टिविटी हुआ करती थी, तो देखते हैं एस्ट्रोलॉजर की क्या एक्टिविटीज़ यानी क्या सरगर्मियाँ हुआ करती थी, वो क्या क्या करता था। तो सबसे पहले तो वो कस्टमर को खुश किया करता था, प्लीजिंग कस्टमर। फिर कस्टमर को उसी की बात पर हैरत में डाल देता था, एस्टोनिशिंग। फिर उसी की बातों को उजागर करके उसकी स्टडी किया करता था, स्टडीइंग। और फिर जजमेंट दिया करता था, श्रीव्ड जजमेंट। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, प्लीजिंग एक बॉक्स में आएगा, एस्टोनिशिंग, प्लीजिंग द कस्टमर, एस्टोनिशिंग द कस्टमर, फिर स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग, फिर आएगा श्रीव्ड जजमेंट। इस तरह से ये वेब मुकम्मल होगा। A2 हल करने के बाद A3 हल करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल बताना है। देखिए कौन सी बात का आपको डिटेल बताना होता है। द एस्ट्रोलॉजर वाज श्रीव्ड जज ऑफ कैरेक्टर, एक्सप्लेन विथ सम डिटेल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको ये महसूस हुआ है कि वो एक श्रीव्ड जज ऑफ कैरेक्टर एक किस्म का बहुत जल्द फैसला देने वाला होता था, क्विक फैसला और सटीक फैसला देने वाला होता था। इसको आपको बयान करना है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको कैसे डिटेल्स में बयान करेंगे। देखिए द एस्ट्रोलॉजर वुड लिसन टू हिज क्लाइंट टॉक फॉर फ्यू मिनट्स। सबसे पहले तो वो सुना करता था सारी बातों को। ही वुड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम हिम एंड देन क्लियरली आस्क क्वेश्चन विच मेड इट अपीयर दैट ही एक्चुअली न्यू अबाउट हिज लाइफ। ही वुड make the client listen the prophetic words on the basis of his past. It seemed that he was a shrewd judge. वो उसकी पिछली बातों को जानता था और उसी पर एक प्रोफेटिक वर्ड्स बनाया करता था और ऐसा महसूस होता था कि ये सारी बातें वो पहले से ही जानता है करके, और उस पर अपने फैसले सुनाया करता था। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजर जो था एक वो श्रीव्ड जज ऑफ कैरेक्टर था। इसी तरह A4 आएगा A3 के बाद, और ये क्वेश्चंस पैसेज पर डिपेंड करके अदर नॉलेज पर भी डिपेंड करेगा कि आपने पैसेज के अलावा दीगर मालूमात भी रखते हैं या नहीं। इसमें इस तरह के सवाल आएंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड। बिजनेस की छोटी सी भी तफसील हमको समझने की ज़रूरत है कामयाब होने के लिए। राइट योर व्यूज़, अपने नज़रियात लिखिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए बिजनेस की कामयाबी के लिए, ताकि बड़ा नुकसान ना हो। तो इसके लिए आप अपने नज़रियात को किस तरह पेश करेंगे। बिजनेस इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। एक आर्ट है और साइंस भी है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जजमेंट, फोरसाइट एंड लक। टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस वी मस्ट मास्टर द बेसिक of business success. Fortunately, all business skills are learnable. We can learn anything we need to learn and understand. Little efforts brings great success.
बुनियादी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है और बुनियादी मालूमात हासिल करके हम बिज़नेस को अच्छा स्टैंड दे सकते हैं, उसको खड़ा कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क पर मुश्तमिल होगा। A5 भी 2 मार्क पर मुश्तमिल होगा और A5 में ग्रामर पूछा जाएगा। तो देखिए कौन सा ग्रामर पूछा गया है। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। ये एक जुमला दिया गया है, इसका क्या करना है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द गिवन सेंटेंस एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपको बताना होगा। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये गलत है। हाउ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज, हाउ से तो शुरू नहीं होना है क्योंकि जुमले में ए मौजूद है। इट वॉज आ रिमार्केबल, तो जिस असर्टिव सेंटेंस में आर्टिकल ए मौजूद हो, ए या एन मौजूद हो, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है। अब देखते हैं तीसरा, व्हाट आर रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज। 2 दिए गए व्हाट के और चौथा दिया गया व्हाट रिमार्केबल इन मैनी वेज द प्लेस इट वॉज, तो चौथा भी गलत है। इसमें तीसरा आएगा, व्हाट आर रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज, ये सही है तीसरा क्वेश्चन। देखिए आगे क्या पूछ रहा है। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कोरी शेल्स। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द गिवन सेंटेंस एज एन कंपाउंड सेंटेंस, यानी मुरक्कब जुमला बनाना है। मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं, जिसमें और का इस्तेमाल होता है। 3 जुमले होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देखते हैं कौन सा सही है इसके अंदर। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट बट इट कंसिस्टेड ऑफ अ डजन करी शेल्स, रॉन्ग। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट कंसिस्टेड ऑफ अ डजन करी शेल्स, ये सही है। ही स्प्रेड ऑफ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट दैट इट कंसिस्टेड ऑफ अ डजन करी शेल्स। ही स्प्रेड ऑफ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट हैड कंसिस्टेड ऑफ अ डजन करी शेल्स, तो इसके अंदर दूसरा सही है। ये मुरक्कब जुमला है, कंपाउंड सेंटेंस है। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट कंसिस्टेड ऑफ अ डजन करी शेल, ये सही है। अब देखिए सिनोनिम बताना है। 4 अल्फाज दिए गए हैं। सिनोनिम के मायने होते हैं हम मानी, एक जैसे अल्फाज, और एंटोनिम्स यानी अपोजिट, उलट अल्फाज। तो कंफ्यूजिंग का पैसेज में कौन सा सिनोनिम दिया गया है, तो उसका दिया गया है बेविल्डरिंग। बेविल्डरिंग यानी हैरत ज़्यादा होना, कंफ्यूजिंग, बेविल्डरिंग। हैंगिंग अराउंड का दिया गया है डैलिंग, DALLING, डैलिंग। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको सिनोनिम दिया गया है यानी मुश्किल से समझ पाना, उसका सिनोनिम है ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर। डी है मैजिकल इफेक्ट। मैजिकल इफेक्ट, उसका सिनोनिम है इंचेंटमेंट। तो ये था पहला पैराग्राफ जो हमने हल किए हैं A1 से लेकर A6 तक। तो हर A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये 2-2 मार्क पर मुश्तमिल आपको 12 मार्क्स के लिए पैराग्राफ पूछा जाएगा। 12 नंबरात के लिए पैराग्राफ पूछा जाएगा। 12वीं जमात के लिए क्वेश्चन बैंक जो दिया गया है उसका दूसरा पैसेज हम हल करने जा रहे हैं और ये ऑन सेइंग प्लीज़ इस सबक में से माखूज है, लिया गया पैराग्राफ है। तो आपको इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है और इस पैराग्राफ को आपको गौर से पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालात को हल करना है। तो मैं आपको हल करके भी दे रहा हूँ, तो आपने ज़रूर इसको गौर से पढ़ लेना, पैसेज को गौर से पढ़ लेना। अगर मैं आपको इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा तो वक्त हो जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए हल करने की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पिक आउट द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर। बयानात को पढ़िए और वो बयान को पिक आउट कीजिए जो जाहिर करता है राइटर के इरादे को या राइटर के मकसद को, कि ये सबक उसने राइटर ने क्यों लिखा है करके।
तो देखिए कौन कौन से इसका इंटेंशन, क्या इरादा था, क्या मकसद था. देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड सिविलिटी. द ओन ऑन वंस सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर पेनफुल देन फिजिकल ओन. वन नीड्स टू बी courteous with a lift man. Strict laws can civilize people. तो इसमें जो उसका इंटेंशन होगा, जो जाहिर करता है पूरे सबक पर, देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड सिविलिटी. अच्छे अखलाक की अहमियत होती है, ये सबक का मकसद है. तो A1, A2, A3 आपको 2-2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे. A6 तक ये 12 मार्क पर मुश्तमिल होगा. तो चलिए A2 हल करते हैं. A2 में सवाल आया है, पिक आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ. वो सलूक की मिसालें बयान कीजिए जो कानून के मुताबिक सजावार नहीं है. बहुत सारे नाशाइस्तगियाँ कानून के मुताबिक जुर्म नहीं है, तो इसमें से कुछ पैसेज में बयान किए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे सेइंग नो प्लीज़, किसी को प्लीज़ नहीं कहना कानूनन जुर्म नहीं है. बिहेव रूडली, हॉटीनेस यानी तकब्बुर, लेसिरेशन ऑफ वंस फीलिंग्स, किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुँचाना, लेसिरेट यानी ठेस पहुँचाना. टू अट्यून वंस वॉइस टू द अदर पीपल्स सेंसिबिलिटी, लोगों की आवाज़ में आवाज़ ना मिलाना, हाँ में हाँ ना करना. बुरिशनेस, और ये सारी चीज़ें जो है कानूनन जुर्म नहीं है, ये नाशाइस्तगियाँ जुर्म नहीं है. A3 में पूछा गया सवाल, द पैसेंजर डैमेज द लिफ्ट मैन सेल्फ रेस्पेक्ट. पैसेंजर ने उसकी इज्जत को तार-तार किया था लिफ्ट मैन की. सपोर्ट योर आंसर विथ सम फैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. ठीक है, आंसर क्या आता है. एवरीवन लॉन्ग्स फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, सभी की ख्वाहिश होती है सेल्फ रेस्पेक्ट की. इवन इफ ही बिलोंग्स टू अ मॉडेस्ट कॉलिंग, अगर वो छोटे पेशे से भी ताल्लुक़ रखता है तो उसी की भी इज्जत होती है. द पैसेंजर डिड नॉट बिहेव रेस्पेक्टफुली, और वो पैसेंजर मुतकब्बिर था, उसने उसके साथ में सही बर्ताव नहीं किया था. कभी कभी लोग नए दौलतमंद होते हैं, नई शोहरत याफ्ता होते हैं और नए आलिम होते हैं, तो उनमें तकब्बुर आ ही जाता है. पैसेंजर ने उससे प्लीज़ नहीं कहा था और लिफ्टमैन को बहुत इंसल्ट फील हुआ था, उसको बुरा लगा था. वो हमेशा इज़्ज़त के साथ पेश आने का आदी था, लेकिन ये पहली मर्तबा था कि जब उसने नाशाइस्तगी का सामना किया और उसने वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया और पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया. If discourtesy is a legal offense, write your response in about 30 words. क्या होता अगर बदअखलाकी, नाशाइस्तगी एक जुर्म करार दी जाती. देखिए, इट इज़ अ ह्यूमन नेचर टू मेक मिस्टेक, इंसानी फितरत है गलतियाँ करना. इट इज़ फर्दर सेड दैट मैन इज़ द आइडल ऑफ मिस्टेक्स. ये भी कहा जाता है मज़ीद कि इंसान गलतियों का पुतला है. If discourtesy is considered a legal crime, then everyone suffers from some form of indecency. तो अगर ये जुर्म होता तो सभी इसका शिकार होते. Let it be difficult for everyone to live, सबका जीना मुश्किल हो जाता. It is true that morality or courtesy is a great wealth that creates an atmosphere of good morals. ये सच है कि अखलाक जो है बहुत बड़ी दौलत है और इसके ज़रिए से अच्छा माहौल पैदा होता है. इंस्टेड ऑफ क्रिमिनलाइजिंग द डिस्कर्टेसी और इमोरलिटी, इट शुड बी टॉट सो दैट पीपल कैन ट्रीट ईच अदर विथ मॉरलिटी. मजा है इसकी कि उसको जुर्म करार दिया जाए, बल्कि लोगों को सिखाना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत का और अखलाक का बर्ताव करें ताकि अच्छा माहौल पैदा हो. A5 में ग्रामर आता है, चलिए हल करते हैं. इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, असॉल्ट के मायने होते हैं हमला करना और टू बी असॉल्टेड हमला होना. इट विल परमिट मी टू रिटिलेट, मुझे इजाज़त देंगे जवाब देने के लिए. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज़ अनलेस, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए. तो वहाँ इस्तेमाल होता है जिस क्लॉज में इफ़ नॉट होता है. यहाँ पर सिर्फ इफ़ दिया गया है,
तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, गौर से समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। तो इफ़ क्लॉज में तो नॉट नहीं दिया गया है, जैसे कि इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, इसमें नॉट नहीं दिया गया है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, जबकि इफ़ नॉट के मायने अनलेस होते हैं और अनलेस के मायने इफ़ नॉट होते हैं। तो इफ़ नॉट निगेटिव है और अनलेस अफर्मेटिव है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मेक इट अफर्मेटिव और मेक इट निगेटिव। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा देखिए। तो उसका कायदा इस तरह कहा जाता है कि अगर इफ़ क्लॉज में नॉट ना हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में नॉट लगाकर जुमला मुकम्मल करेंगे। देखिए, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटिलेट, इसमें तो मायने बदल जा रहे हैं। अगर मुझ पर हमला नहीं होता है तो वो मुझे इजाज़त देगा हमला करने की, तो उल्टा हो जा रहा है मायने। अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट वुड नॉट परमिट मी टू रिटिलेट, यहाँ पर विल के बजाय आउट कर दिया उसने, यहाँ रॉन्ग हो चुके हैं, जबकि नॉट लगाया है दूसरी तरफ। अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटिलेट, ये सही है। देखो, अनलेस लगाने के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज में इट विल नॉट इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इफ़ क्लॉज में नॉट नहीं है। अगर इफ़ क्लॉज में नॉट होता तो इधर नॉट लगाने की ज़रूरत ना होती। और चौथा तो बिल्कुल ही नादुरुस्त है, क्योंकि अनलेस भी दिया गया है और नॉट भी दिया गया। अनलेस आई एम नॉट फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटिलेट, ये भी गलत है। तो तीसरा सही है इसके अंदर, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटिलेट। देखिए, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटिलेशन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शोइंग ऑब्लिगेशन। कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्लिगेशन जाहिर करता है? देखिए, द लॉ कैन प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटिलेशन, द लॉ कुड प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटिलेशन, द लॉ मे प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटिलेशन, द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटिलेशन, मस्ट शोज ऑब्लिगेशन। चौथा सही है, कैन एबिलिटी जाहिर करता है, तो मे परमिशन जाहिर करता है, पॉसिबिलिटीज जाहिर करता है, लेकिन ऑब्लिगेशन जो जाहिर करता है वो मस्ट जाहिर करता है। द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटिलेशन, ये सही चौथा। अब A6 भी 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसके अंदर आपको सिनोनिम्स दिए जाएंगे। देखिए, लेक ऑफ कर्टिसी, इस के मायने पैसेज में क्या होंगे? जाहिर सी बात है, लेक ऑफ कर्टिसी, कर्टिसी की कमी यानी डिसकर्टिसी। फाइट विद द फिस्ट, मुक्का मारना यानी बॉक्स, इसके मायने दिए गए बॉक्स। अनकल्चर्ड, इसके सिनोनिम आएंगे बुरिश एन अटैकर यानी हमला करने वाला। असेलेंट, मैं आपको इसमें माने भी बता दे रहा हूँ, हमला करने वाला, असेलेंट। तो ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का हम तीसरा पैराग्राफ हल करने जा रहे हैं। और तीसरा पैराग्राफ द कॉप एंड द एंथम से माखूज है। द कॉप एंड द एंथम का पहला पैराग्राफ है, जिसमें सोपी नामी शख्स के बारे में बताया गया है कि वो क्या चाहता था। तो ये पैराग्राफ हल करने जा रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को आप गौर से पढ़िए और समझिए, और समझने के बाद हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो A1 जो कि 2 मार्क का पूछा जाता है, सोपीज अटेम्प्ट्स यानी सोपी की जो कोशिश थी टू गेट इनटू विंटर आइलैंड, विंटर आइलैंड में दाखिल होने की। तो विंटर आइलैंड उसको कहा जाता था कि जेल को कहते हैं, वो अपना आइलैंड जेल को कहा करता था। तो पहला अटेम्प्ट क्या था उसका, और दूसरा अटेम्प्ट
क्या था उसका, यानी पहले कोशिश क्या किया उसने और दूसरी कोशिश क्या किया उसने। तो पहली कोशिश थी उसकी ट्राई टू इंटर द रेस्टोरेंट में दाखिल होना और वहाँ खाना खाना एंड हैव अ मील। और दूसरी कोशिश थी टेकिंग स्टोन एंड डैशिंग द ग्लास ऑफ शॉप। ये उसकी दो कोशिशें थी, आपको लिख लेना है और फतेह ग्रुप पर पोस्ट करना है। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट इन 30 वर्ड्स। सोफी कुडंट इंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज, सोफी रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं हो सका, वजह बताना है। सोफी वांटेड टू बी अरेस्टेड एंड imprisoned by the police. His first attempt was to enter the restaurant and have a meal free so that he could be prisoned, but head waiter did not allow Sophie to enter the restaurant because he saw Sophie's tattered trouser and old worn out shoes and knew that Sophie would not have money to pay for a meal. Therefore he could not enter the restaurant. यहाँ therefore होना चाहिए, therefore he could not enter the restaurant. तो सोफी तो अरेस्ट होना चाहता था ताकि वो फ्री में खाना खाए और जेल में चला जाए, लेकिन हेड वेटर उसको देख लेता है, उसके फटे पुराने ट्राउज़र को और पुराने शूज़ को, इसलिए उसने अंदाज़ा लगा लिया कि अब ये पैसे नहीं दे सकेगा, इसलिए उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया। Sophie had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. Here the lowest button of his vest upward means, इसके मायने बताना है। उसको बहुत कॉन्फिडेंस था अपने बनियान के बटन पर, लेकिन उसके जो लोएस्ट बटन था पैंट्स, वो फटी हुई थी। Lowest button of his vest upward means upper part of his body, shirt or jackets. Actually, Sophie enters into that showroom. He was wearing weathered, worn and torn out trouser, but his clothes on his upper part were good enough to look a gentleman, prestigious person. He had confidence in his upper part garment, therefore he conceals his lower part pant behind the counter table. The salesman is able to see his upper part. If a person tries to damage the public property, how will you react in such a situation? अगर कोई शख्स पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है तो ऐसी हालत में आप क्या करोगे? A for 2 marks is, first I will put the children aside and then I will think whether it is in my power to control this situation or not. If I can't control the person who is damaging the people's property, I will definitely call the police, but I will not let people's property be damaged in any way. मैं किसी भी सूरत में पब्लिक की प्रॉपर्टी का नुकसान होने नहीं दूंगा। A5 में ग्रामर पूछा जाता है, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू। इसमें आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है आपको। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए। द पुलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू, द पुलिसमैन हैड नेवर एक्सेप्टेड सोफी इवन एज अ क्लू, द पुलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्टेड सोफी इवन एज अ क्लू, द पुलिसमैन कुडंट एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू। तो इसके अंदर पहला सही है, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू। इसमें नंबर 2 आना चाहिए था, लेकिन नंबर 3 दे दिया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट said सोफी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये वर्बल इंट्रोगेटिव है, इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो मैं समझा था, सोफी आस्क्ड इस्तेमाल होगा, तो सभी में सोफी आस्क्ड है। और डोंट यू थिंक वर्बल क्वेश्चन की जगह, वर्बल क्वेश्चन है इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ इस्तेमाल होगा। तो इफ सभी में है, सोफी आस्क्ड इफ। फिर डोंट यू थिंक का हो जाएगा ही डिडंट या ही डिड नॉट थिंक। ही डिडंट थिंक, सिर्फ एक तीसरे नंबर को छोड़कर सभी में ही डिडंट थिंक है, एक तीसरा नंबर का रिजेक्ट हो गया इसके अंदर, समझो। अब दैट ही माइट हैव
समथिंग टू डू इट, पहला तो कैंसिल हो गया है। दैट ही माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ डैड, ये सही है। इसके अंदर दूसरे नंबर का सही है, क्योंकि माइट कुड वुड अगर ये ऑलरेडी इन डायरेक्ट स्पीच में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें तब्दीली वाकई नहीं होती, तो दूसरे नंबर का सही है। अब हम मैच द वर्ड, A6 में अल्फाज की मीनिंग आती है, सिनोनिम एंटोनिम्स, तो इसमें मैचिंग आया है। स्ट्रॉल, इसका आएगा B, वॉक इन लीजरली वे, चलना फुर्सत से। स्ट्रॉल, वॉक इन अ लीजरली वे, टहलना। डेकेडेंट, इसका आएगा C, ओल्ड एंड वॉर्न आउट। लिम्बो, बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, A, फॉर coveted, ग्रेटली डिजायर्ड, ख्वाहिश। इस तरह ये 3 पैराग्राफ हम हल कर चुके हैं। उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे और फतेह ग्रुप पर ज़रूर पोस्ट करेंगे। मैं आपको पूरे के पूरे सवालात हल कराऊंगा, और अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिया और इसको लाइक किया और कमेंट्स किया कि सर पूरा क्वेश्चन बैंक आपको अगर हल करना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और इसमें आपको जो भी मुश्किल आती है तो यूट्यूब के कमेंट में भी बॉक्स में जाकर भी आप कमेंट करके सवालात पूछ सकते हैं, मैं उसके अंदर भी हल करा दूंगा। और फतेह ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक इंशाल्लाह ज़रूर कराऊंगा। आप इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और स्टडी कीजिए, अच्छे मार्क लीजिए। नेक्स्ट 3 पैराग्राफ और आने वाले हैं, वो भी कराऊंगा। इस तरह से पूरे क्वेश्चन बैंक जो कि बहुत सारे सफ़ात पर मुश्तमिल है, अगर आपने यकीनन वो पूरी कोशिश की और प्रैक्टिस कर लिए तो आपका पेपर बहुत इजी जाने वाला है। इट्स माय प्रॉमिस। तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए हल करने के बाद। अल्लाह हाफिज़।